प्रश्नावली 4.3 का 9वां 10वां और 11वां 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा दिखने में टफ दिख रहा है लेकिन है आसान, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 पानी के नल है वो एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में कम व्यास वाला नल है उससे 10 घंटे कम समय लेता है। जो कम व्यास वाला है वो अधिक समय लेगा और जो बड़ा व्यास है वो कम समय लेगा। सामान्य सी बात है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से होज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग समय, दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंगे उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले मान लेंगे छोटा व्यास है वो पानी को भरने में कितना समय लेगा। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। छोटा व्यास है, छोटे व्यास द्वारा होज को भरने में लिया गया समय x घंटे हैं। भाई मान लिया कि छोटा व्यास है वो x घंटे लेगा। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पढ़ो कि 2 पानी के नल एक साथ 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। तो बड़ा व्यास है, बड़े व्यास वाला नल है वो होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। इतने हैं x घंटे में तो वो छोटे व्यास वाले भर रहे हैं, लेकिन बड़े व्यास वाला क्या कर रहा है, इससे 10 घंटे कम ले रहा है। तो इसी तरह क्या होगा, बड़े व्यास द्वारा होज को भरने में लगा समय, बड़े व्यास द्वारा होज को भरने में लगा समय, सामान्य सी बात है, इससे 10 घंटे कम हो जाएगा। तो x माइनस 10 घंटे। ये लो जी, टाइम तो हो गया हमारे पास, टाइम दोनों का हो गया। अब दोनों का अलग अलग ज्ञात करेंगे भाई, भरने में क्या समय लेगा। तो समय क्या लेगा, ये x घंटे वाला कितने समय लेगा, x घंटे, ये हो गया x माइनस 10 घंटे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ तो देखो हमने टोटल टाइम निकाल लिया, ये टोटल टाइम हम मानकर चल रहे हैं, तो मानकर x घंटे और ये हो गया x माइनस। अब हमें ये पता लगाना है कि 1 घंटे में, भाई x घंटे में इतना बढ़ती है तो 1 घंटे में कितना करेगी, जाहिर है 1/x हो जाएगा। और ये x माइनस 10 घंटे है तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 x माइनस 10 घंटे। तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा समय 1/x घंटे, सॉरी 1/x। ये 1 घंटे में इतना भरेगा, टोटल जो जितना है उसका 1/x भाग, ये 1 घंटे में हो गया। और 1 घंटे में ही हमें बड़े नल द्वारा निकालना है। तो 1 घंटे में, इसी प्रकार 1 घंटे में क्या हो जाएगा, बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में लगा समय इक्वल ये हो जाएगा 1/x माइनस 10। ये देखो ऐसे ही, तो यहाँ पे 1/x हो गया और ये क्या होगा 1/x माइनस 10, ये हो गया। ये हमारा आगे देखो। हाँ तो हमने 1-1 घंटे के लिए टाइम निकाल लिया। अब टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है दोनों के लिए, दोनों द्वारा लिया गया कुल समय, दोनों द्वारा लिया गया कुल समय, कुल समय ये हो जाएगा 9 से ही 3/8। ये मिश्रित भिन्न में है और मिश्रित भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8। देखो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। 8 को 9 से मल्टीप्लाई और 9 8 या 72 और 72 + 3 कितने हो गए 75 और बाई में क्या रहेगा, केवल 8 ही रहेगा। ये 75/8 हमारा हो गया। ये तो क्या है, टोटल टाइम है, जो जितना टाइम लेगा वो। अब केवल 1 घंटे के लिए, यहाँ पर भी हमने 1 घंटे की बात की, यहाँ पर भी 1 घंटे की बात की, तो टोटल यहाँ पर भी क्या करना है, टोटल में भी केवल 1 घंटे में कितना भरेगा उसकी बात करनी है। तो ये तो टोटल टाइम है, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में इसका उल्टा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे 1/x + 1 सही x माइनस 10,
इक्वल में क्या हो जाएगा 8/75। ये किसके लिए है? केवल 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में कितना बढ़ेगा उसके लिए। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अक्स इंटू अक्स माइनस 10 और ऊपर में क्या आएगा यहाँ पे तो आ जाएगा अक्स माइनस 10 और प्लस ये आ गया अक्स इक्वल में 8/75 8/75 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे हम करेंगे वज्र गुणा। यहाँ पे क्या करना है वज्र गुणा। वज्र गुणा करने के लिए ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और 75 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो अक्स और अक्स कितने हो गए 2x हो गए। पहले इन्हें सरल कर लेते हैं तो ये आ गया 2x माइनस 10 2x माइनस 10 बाय में क्या अक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अक्स स्क्वायर और अक्स को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 और उधर में क्या है 8/75। अब यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं। अब देखो वज्र गुणा करेंगे तो 75 इधर आएगा तो 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 और इक्वल में क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई अक्स स्क्वायर माइनस 10। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 अक्स और 75 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 750 और इधर 8 से करेंगे तो 8 अक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 80 अक्स। अब देखो इन सारों को एक साइड कर लो, एक साइड जीरो करना है हमें तो एक साइड जीरो करना है, बाकी सबको एक तरफ करो। इन सबको उधर ले जाओ चाहे इनको इधर ले आओ तो ये आ गया 150 अक्स माइनस 750 ये इधर आकर किस में हो गए माइनस 8 अक्स स्क्वायर और ये इधर माइनस नहीं देना इधर आकर किस में हो गए प्लस में प्लस 80 अक्स इक्वल 0। अब देखो इसमें अक्स स्क्वायर का केवल एक पद है तो सबसे पहले हम समीकरण के नियम के अनुसार जो अक्स की घात ज़्यादा होती है वो सर्वप्रथम आएगा पद माइनस 8 अक्स स्क्वायर। उसके बाद में छोटी घात। अब छोटी घात में देखो 150 है एक तो और एक 80 है, दोनों प्लस के हैं 150 और 180 सॉरी 150 और 80 कितने हो गए 230 ये आगे प्लस 230 230 ये माइनस के 750 ये ऐसे कैसे रहेंगे माइनस 750 इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। देखो हमें यहाँ से माइनस हटाना है, हमें यहाँ से माइनस हटाना है। अब हमें इसे माइनस हटाना है यहाँ पर एक मिनट 230 अक्स माइनस 750 इक्वल क्या आ गया 0। यहाँ पे देखो छोटा सा निकलेगा यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे केवल माइनस हटाना है। मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर यदि पहला अंक माइनस में हो हम सरल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सरल नहीं होगा, सरल हो जाएगा, लेकिन हम इसे आसान बनाने के लिए कोई भी काम होता है उसे आसान करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो हम यहाँ पे इसे आसान करने के लिए माइनस हटाएंगे। माइनस हटाने के लिए सब में चिन्ह चेंज होगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस। यानी कि ये तो कितने आ गए 8 अक्स आ गए और ये किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 230 अक्स और ये किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस 750 इक्वल 0। ये हमारी समीकरण आ गई अक्स स्क्वायर सॉरी। तो ये द्विघात की समीकरण है। अब इसे हम द्विघात के समीकरण के फॉर्मूले से सरल करना है। हमारे पास 3 फॉर्मेट है, किसी भी तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात विधि। 3 विधियाँ हैं, तीनों विधियों में से जो पसंद आई उसे करते हैं। हाँ तो अब ये हमारी समीकरण हमारे पास ये समीकरण मिली है 8 अक्स स्क्वायर माइनस 230 अक्स और प्लस 750। अब देखो हमारे पास 3 तरीके हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग विधि है और एक द्विघात विधि। दोनों में से जो तीनों में से जो पसंद हो उस विधि से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखो तीनों विधियों से करके दिखाना संभव नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए केवल एक विधि से यहाँ पे हम करके दिखाएंगे। वैसे सबसे आसान विधि हम द्विघात विधि को मानते हैं। अभी हम जिस कक्षा में यहाँ पे हमें द्विघात विधि को हम ज़्यादा आसान मानते हैं, लेकिन आगे जाके हमारे ज़्यादा गुणनखंड ही काम में आने वाला है। हर जगह गुणनखंड विधि ही काम में आएगी, तो गुणनखंड विधि को ही काम में लेके हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो अक्स स्क्वायर का पद होता है और अचर पद होता है उसकी बात करें। बताई हुई चीज़ें हैं सारी, अक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है उसका गुणांक। तो अक्स स्क्वायर का 8 और अचर पद का कितना हो गया 750। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। कितने हो गए भाई 6000 होंगे। कितने होंगे 6000। तो अब इस 230 को इस तरीके से तोड़ना है, 230 यानी 230 को इस तरीके से जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6000 आने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो कितने आने चाहिए 6000 और वापस ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जो भी करें तो वापस कितने आने चाहिए 230 ही आने चाहिए। देखो यहाँ पे 8 पॉजिटिव प्लस का है, ये भी क्या है प्लस का, तो हमारे पास 600 भी किसके आएंगे प्लस के ही आएंगे। तो इसमें हमें जो हमारे पास जो 2 गुणनखंड होंगे तो 2 गुणनखंड जो आएंगे तो वो दोनों माइनस में होंगे, या तो माइनस में होंगे या प्लस में होंगे। हम जो 2 संख्याओं का गुणा करते हैं
तो प्लस कब आता है? या तो दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तब प्लस आएगा, या दोनों संख्याएं प्लस में होंगी तब प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यानी कि दोनों संख्याएं प्लस की तो होना संभव ही नहीं है, एक संख्या तो माइनस की होनी ही है, तो एक संख्या माइनस की तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो पता चल गया कि दोनों अंक, दोनों जो संख्याएं होगी वो माइनस की आएंगी। अब हमें क्या करना है, 6000 के टुकड़े करने, फैक्टर करने, गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने के लिए 6000 के गुणनखंड करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, सीधा ही करके बता देता हूँ, 8 अक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा केवल 200 अक्स, और ये कितने हो जाए माइनस के 30 अक्स, और ये प्लस 750। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 जा 6 होते हैं, और ये 3 जीरो आ गए, 6000 हो गए ना, सॉरी 6000, और इनको माइनस के 200 और माइनस के 30, ये कितने हो रहे हैं वापस माइनस 230 हो रहे हैं। आप इसके गुणनखंड करके देख सकते हैं, गुणनखंड करके देखोगे तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा उस आंसर से भी हो सकता है, ये आप करके देख सकते हो, जो भी हो, लेकिन आएगा यही और दूसरा नहीं आएगा। अब देखो इसे आगे सरल करते हैं थोड़ा। अब हमें इसमें और इसमें बात करनी है, और इसमें और इसमें, इन दोनों में इक्वल में 0 का, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में एक तो अक्स दिख रहा है, यहाँ पे अक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अक्स है, यानी कि एक तो अक्स कॉमन आ गया, ठीक है। एक देखो 8 से 200 है, वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 8 या 200 होते हैं, यानी 25 बार डिवाइड होगा, यानी एक 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ गया, 8 अक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक तो 8 बार आ गया, एक अक्स बार आ गया, बचा क्या, केवल अक्स बचा। क्या बचा, केवल अक्स, यहाँ पे माइनस था, ये लो जी माइनस आ गया। अब हाँ, अब देखो 200 में से 8 बाहर निकाला, यानी इस 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 मल्टीप्लाई 8 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं 8 बाहर निकालूंगा, क्या बचेंगे, 25 ही तो बचेंगे, ये लो जी 25। यहाँ पर हमें क्या करना है, -30 कॉमन लेने, अक्स तो कॉमन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अक्स है नहीं, अक्स होता तो अक्स कॉमन ले लेते, लेकिन केवल हम संख्या ही कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, पहले तो ये अक्स बचा, माइनस और 30 तो बाहर आ गए, तो क्या बचा, केवल अक्स बचा। फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यानी प्लस की जगह क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यानी माइनस से डिवाइड, कोई भी संख्या कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या को वहाँ पर डिवाइड करो। यहाँ पे प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे, प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या पास क्या आ गया, -25 इक्वल में क्या रहा, 0। अब देखो 25 को वापस 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा, 75 ही आएंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब हमारे पास ये बताया हुआ है कि हमारी जो द्विघात समीकरण है सही कब होगी, जब ये जोड़ा और ये जोड़ा दोनों सेम आने चाहिए। अगर दी सेम नहीं आए तो इसका मतलब समझ लो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन ये सेम आ गया, मतलब हमारी कोई गलती तो हुई नहीं है, हमारा सही है। वापस x -25 को क्या करते हैं, वापस कॉमन लेते हैं, x -25 बचा क्या, यहाँ से x -25 बाहर निकाले, क्या बचा, 8x बचा, ये तो क्या बच गया 8x, और इसमें से x -25 निकाला तो ये क्या बचे, माइनस के 30, ये लो जी इक्वल में क्या आ गया, 0। अब देखो हम इसको भी उधर ले जाकर 0 कर सकते हैं, इसको भी उधर ले जाकर 0 कर सकते हैं। हमारी जो द्विघात की समीकरण होती है इसमें हमारे पास कितने, 2 मान हमेशा, जितना अक्स स्क्वायर यानी कि अक्स की घात अधिकतम जितनी घात है उतने ही हमारे पास मान है मौजूद होंगे। तो हमारे पास अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x -25 को उधर ले जा रहा हूँ, x -25 को उधर, 0 के डिवाइड में कोई भी संख्या आए, x -25 है, 0 के डिवाइड में कोई भी संख्या है, आंसर हमेशा के इसमें क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 8x - 30 = 0। ये कैसे हो भाई, ये x -25 मल्टीप्लाई में था, 0 के डिवाइड में हो गया, 0 के डिवाइड में होती उधर वाली संख्या पूरी क्या होगी, 0 होगी। हमारे पास बचा 8x, ये 30 प्लस माइनस किया, उधर जाकर किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ये लो जी 30, और ये 8 है वो अक्स के मल्टीप्लाई में, उधर जाकर किस में होंगे, डिवाइड में, 3/8। ये तो हमारा क्या आ गया, पहला मान आ गया। अब यहीं से दूसरा मान निकालते हैं, जरूरी थोड़ी x -25 को ले जाएं, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, दोनों में x है, दोनों मल्टीप्लाई में, इसको भी उधर ले जा सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये वाला 0 हो गया, तो इधर क्या बचेगा, x -25 इक्वल में क्या रहा, 0 रहा, और x का मान क्या आ जाएगा, 25, x का मान क्या आ गया, 25। अब देखो घंटे हैं वो डिवाइड में थोड़ा सही नहीं है ना, पूर्णतया सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे 25 लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि 2 पानी के नल हैं, वो एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं, और बड़ी व्यास वाला नल है, हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, तो प्रत्येक द्वारा भरने में लगा समय। तो सबसे पहले हमने छोटे व्यास को माना था, छोटे व्यास का जो समय था ना वो क्या था, x घंटे, छोटे व्यास द्वारा क्या था, x घंटे।
तो अक्स का मान क्या आया हमारे पास 25 आया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 25 घंटे, यानी जो छोटा नल है वो कितने घंटे लेगा भरने में, 25 घंटे लेगा। ये देखो ये रफ कार्य है उधर है, ठीक है। और जो बड़ा व्यास है, अब बड़ा व्यास क्या माना था, बड़े व्यास के लिए समय माना था हमने x -10, यानी जितना छोटा व्यास लेगा उससे 10 घंटे कम लेगा। इसने 25 घंटे लिए तो डेफिनेटली बस 15 घंटे हो गए, 25 - 10 इक्वल क्या हो गए 15 घंटे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। जो छोटा नल है वो कितने घंटे लेगा 25 घंटे, और जो बड़ा नल है वो कितने लेगा 15 घंटे। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज चल रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, इससे तेज चल रही है सवारी गाड़ी से। तो देखो एक सूत्र है जो 10th की मैथ है उसमें मिल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। आसान सा है। देखो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे चाल दे रखी है 11 किलोमीटर, दोनों की चलो हम चाल मान लेंगे। तो सवारी रेलगाड़ी की क्या होगी x किलोमीटर और इसकी x + 11, यानी हमारे पास चाल आ गई। दूरी दोनों सेम दूरी तय करेगी 132 किलोमीटर। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है समय, तो समय निकालने क्या करेंगे, समय इधर आएगा चाल उधर जाएगी, ये आ गया समय इक्वल में क्या आ जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे। अब देखो हम समय निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। केवल दूरी निकालनी हो तो समय गुणा चाल हो जाएगा, केवल दूरी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा समय गुणा चाल। ये बस एक ही फॉर्मूला है, बस ये इधर जाकर उल्टे सीधे होकर बस वही रहेगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमारा आंसर में क्या करें, सबसे पहले मान लेते हैं माना कि जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितने हैं भाई, मानते हैं, माना है तो हम x किलोमीटर मान लेते हैं, माना x किलोमीटर प्रति आवर है। और एक्सप्रेस की क्या होगी भाई, एक्सप्रेस की जितनी सवारी गाड़ी चल रही है उससे 11 किलोमीटर अधिक तेज चल रही है, तो ये x + 11 हो जाएगी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इक्वल में क्या हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति आवर। ये दोनों की चाल होगी, यानी हमारे पास चाल आ गई, दूरी 132 है। अब हमें समय निकालना है, तो अब देखो सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इक्वल में क्या होगा, समय के लिए फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, चाल क्या थी x किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हमारा क्या आ गया सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय आ गया। अब एक्सप्रेस द्वारा निकल लिया हुआ समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये कुल में क्या था, दूरी तो वही है, सेम ही है, 132 किलोमीटर जाएगी दोनों, लेकिन इसकी चाल क्या है 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ गया घंटे, ये भी घंटे। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी या सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यहाँ पे हमें इन घंटों का अंतर क्या होगा, 1 घंटा कम। अधिक समय कौन सी ले रही है, ये सवारी गाड़ी, कम समय कौन ले रही है, एक्सप्रेस गाड़ी, यानी इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, तो ये हमारा हो गया। हाँ, तो देखो हमने एक वो जो समय था वो निकाल लिया, जो सवारी रेलगाड़ी थी उसका 132/x आया, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का 132/x + 11 ये आ गया। इन दोनों का अंतर क्या होगा 1। अब देखो एलसीएम ले लो, तो x × x + 11 है, इनको करेंगे 132 × x + 11 माइनस 132 × x, और ये इक्वल में क्या था 1। इनको मल्टीप्लाई करो अंदर 132x, और इसको करेंगे तो प्लस के 1414 पाउंड, हाँ जी, माइनस के आइए आगे 132x, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x², और x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, इधर क्या था 1। ये वाला जो पार्ट है उधर जाकर किस में होगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 132
प्लस और माइनस कट हो गए, इधर क्या बचे 1452 इक्वल इधर जाकर हो जाएंगे अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स। अब देखो ये समीकरण क्या बनेंगे हमारे पास, ये आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स और ये आ गए माइनस के 1452 इक्वल में क्या बच गया 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई है। आगे देखो ये द्विघात समीकरण यहाँ से सरल करना स्टार्ट करें। हमारे पास समीकरण है अक्स स्क्वायर, या यहीं से देखो हमें करना क्या होता है, जो अचर पद और अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना भाई 1 है, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना यही आएगा। इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हम ऐड करें तो क्या है 11, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आए, मल्टीप्लाई करने पर वापस माइनस के 1452 यही आने चाहिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44। अच्छा ये आ गया अक्स स्क्वायर और 11 को इस तरीके से डिवाइड करो, देखो प्लस 44 अक्स और माइनस के कितने हो गए 33 अक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ही आएंगे 1452 और ये आगे माइनस के 1452 इक्वल में क्या रह गया 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से अक्स ही कॉमन ले सकते हैं। अक्स कॉमन लेंगे कितने होंगे भाई, यहाँ पे बचा अक्स, यहाँ पे बचे 44 और इन दोनों में से क्या करेंगे -33 कॉमन लेंगे तो 33 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, बचा क्या अक्स। यहाँ पर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, और 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे भाई, सॉरी 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 44 इक्वल में क्या रहा 0। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया अक्स प्लस 44, इसे दोबारा से कॉमन ले रहे हैं और इधर बचा क्या अक्स -33 इक्वल में क्या रहा 0। अब देखो इनको बारी बारी एक को एक बार उधर ले जाएंगे, इसको दोबारा ले जाएंगे तो यहाँ पे अक्स प्लस 44 44 बराबर कितने हो गए 0, क्योंकि ये वाला पार्ट है वो उधर जाकर कंप्लीटली क्या हो गया 0 हो गया। तो अक्स का मान क्या आ गया माइनस के 44 किलोमीटर प्रति आवर। और अब की बार किसको अक्स प्लस 44 को उधर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा अक्स -33 इक्वल 0, तो ये उधर जाकर किस में हो गए प्लस में, ये आ गया किलोमीटर प्रति आवर। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 मान आ गए, क्यों द्विघात समीकरण उसमें 2 मान ही आने, लेकिन यहाँ पर चाल माइनस में आएगी। गाड़ी कोई बैग थोड़ी जाती है, बैग कभी नहीं जाती, माइनस में थोड़ी होगा हमारा आंसर, माइनस में बिल्कुल भी नहीं होगा, चाल कभी माइनस में नहीं होती है, चाल हमेशा पॉजिटिव, यानी गाड़ी है वो आगे ही जाएगी। -33 इसको लेंगे तो हमारा अक्स का मान क्या आया था ये आया। और तो सवारी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, सवारी रेलगाड़ी की चाल होगी 33 किलोमीटर प्रति आवर, 33 किलोमीटर प्रति आवर। जबकि एक्सप्रेस की कितनी होगी, एक्सप्रेस की इससे 11 ज़्यादा थे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 11 थे ना तो अक्स की जगह कितने हैं 33 + 11 कितने हो गए 44 किलोमीटर प्रति आवर। ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है और ये सवारी रेलगाड़ी की चाल है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ तो हमारा आज का क्वेश्चन है 11th अंतिम क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर है वो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना भाई प्रथम वर्ग है उसकी भुजा और दूसरे वर्ग की, दोनों के अलग अलग मानते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग मानेंगे। देखो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास, माना प्रथम वर्ग की भुजा अक्स तथा द्वितीय वर्ग की भुजा इक्वल वाई मीटर है, दोनों मीटर में वाई मीटर होगी, दोनों की अलग अलग निकालिए। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है वो 468 है, तो प्रश्न अनुसार पहले करते हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल में अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या होगा भाई, क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा अक्स है तो अक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर आ गया, ये आ गया 468। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। अब देखो हमने ऐसी समीकरण नहीं पढ़ी है जिसमें हम दोनों के मान एक साथ निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें एक समीकरण और चाहिए, अक्स और वाई में एक समीकरण और चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर होगा। तो वर्ग के परिमापों का अंतर, अब देखो परिमापों का अंतर क्या होगा, परिमापों का अंतर हमें 24 दे रखा है दोनों के, तो परिमाप इसके जो पहला वर्ग है उसके परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा,
तो भुजा हमारे पास अक्स है, तो ये तो आ गया 4x माइनस 4y इक्वल में क्या आएगा 24, 24 आएंगे। अब देखो इन दोनों में से क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई इक्वल में क्या आएगा 24। ये 4 यहाँ पर कॉमन लिया ना, ये इधर जाकर किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास समीकरण आ गई x माइनस वाई इक्वल 6। ये हमारी समीकरण 2 आ गई, ये हमारी समीकरण 2 है। अब देखो समीकरण 2 का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ से हम चाहे x का मान निकालो चाहे y का निकालो, जो भी पसंद हो, हम x का निकाल रहे हैं। तो x इक्वल में क्या आएगा y उधर जाकर किस में हो गया प्लस में 6 प्लस y, यानी जहां पर अब हमें x की जगह यहाँ पर क्या लिखना है 6 प्लस y लिखना है। आगे हमारे पास दोनों समीकरण उपलब्ध है। समीकरण एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 और दूसरी x माइनस वाई बराबर 6। तो समीकरण 2 से हम चाहे x का मान निकालो चाहे y का निकालो, जो भी हो, समीकरण ए 2 से हम x का मान निकालें। समीकरण 2 से x बराबर x का मान क्या जाएगा इधर 6 था, y उधर जाकर किसमें हो गया प्लस में 6 प्लस y। x का मान समीकरण 2 से x का मान किस में रख रहे हैं भाई, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 ये थी, इसमें x की जगह रखना है, तो ये आ गया 6 प्लस वाई का स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा, और इधर ये क्या है y स्क्वायर इक्वल में क्या है 468 यानी 468। अब यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे सरल करना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, बस माइनस प्लस का फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई a और b का मल्टीप्लाई कितने हो गए 6y का डबल कितना हो गया 12y और प्लस इसका स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर, और ये प्लस अलग से था y स्क्वायर, इधर क्या है 468 है। y स्क्वायर और y स्क्वायर कितने हो गए 2y स्क्वायर, 36 उधर जाकर किस में होंगे माइनस में, तो ये आगे 2y स्क्वायर, फिर ये प्लस के 12y, उधर कितने थे 468, ये माइनस के आगे 36। अब देखो पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 और 3 और ये आ गया 432। अब देखो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेकर उधर जाएगा, तो यहाँ पर बचा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल में क्या आ गया 432/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल में आएगा 216। ये इधर आकर किस में होगा माइनस में, तभी हमारे पास द्विघात समीकरण उपलब्ध होगी। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216 इक्वल 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण, अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब हमें इसे गुणनखंड विधि या द्विघात विधि या पूर्ण वर्ग विधि से सरल करना है। तो इस 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 260 आना चाहिए, और ऐड करें तो वापस कितने आना चाहिए 6 आने चाहिए। तो 260 का क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देते हैं, 2 से करेंगे तो 108 54 27 9 1। ठीक है, अब देखो इनमें से ऐसे करो 2 2 जा 4 और ये कितने हो गए 8 और ये हो गए 27, मतलब ये नहीं होगा। और करके देखो 16 और 9, ये भी नहीं होगा। 12 और 18 का हो जाएगा। देखो इसे कट कर देते हैं, यहाँ पर 12 और 18 होंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 12y। 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही आएंगे, और ये माइनस के कितने थे 216 इक्वल 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा y प्लस 18, और इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 12 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस y प्लस 18 इक्वल में क्या है 0। अब देखो y प्लस 18 दोबारा कॉमन लो, y प्लस 18 बचे क्या y माइनस 12 इक्वल 0। तो अब y के हमारे पास 2 मान आएंगे, सीधे ही बता रहा हूं, y के मान एक तो प्लस 12 आएगा और एक क्या आएगा माइनस के 18। y के हमारे पास कितने मान आ गए 2 मान आ गए। अब हमारा क्वेश्चन यह था
क्वेश्चन था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजा कभी माइनस में भुजा नहीं होती, तो प्लस में ही होगी भुजा, तो यानी y का मान हम क्या लेंगे 12 लेंगे। तो पहले की हमने भुजा क्या मानी थी, एक की अक्ष मानी थी, एक की y मानी थी। यहाँ पे जो अक्ष माइनस y वाला समीकरण है ना, इसमें मान रख के देख लो, y का मान क्या रखना है 12। ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, अक्ष का मान तो 12 आ गया, यानी y का मान 12 आ गया, तो अक्ष माइनस 12 इक्वल कितने हैं 6। ये 12 प्लस के उधर जाकर किसी हो जाएंगे, माइनस के उधर जाकर प्लस में हो जाएंगे, 6 प्लस 18, तो अक्ष का मान 6 प्लस 12 अक्ष का मान कितने आ गए 18। यानी वो जो संख्याएं होगी पूर्ण वर्ग वाली, तो एक तो 18 होगी और एक क्या होगी 12 होगी, 12 और 18, तो अक्ष का मान तो क्या हो गया 18 और y का मान 12। ये हमारा सवाल कंप्लीट और आज की कक्षा यहीं खत्म है।